नमस्कार। तो आज की क्लास है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर दूसरी क्लास है। और पहली क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की। और साथ में हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ साथ जो विकास हुआ था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज की जो दूसरी क्लास है वो है एक इम्पोर्टेंट क्लास जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और सिंधु घाटी सभ्यता की 3 क्लासें होगी, एक पिछली क्लास थी, एक ये क्लास होगी और एक कल होगी, यानी कि अगली क्लास होगी। तो जो आज की क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज के जो टॉपिक्स पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट रट्टा मारने वाले हैं, पढ़ने के लायक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो आज का पहला टॉपिक जो है हमारा, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नजर। इसको एक नजर में अगर देखा जाए, मैंने पहले ही फ्रेमिंग कर दी है क्योंकि ऐसे टाइम टेबल बनाने से जो क्या हो जाता है, थोड़ा सा होच पोच हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही टेबल बना के रखा हुआ है इस विषय के बारे में। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख खोज स्थल, खोजकर्ता किसने खोज की थी, किस स्थल की खोज की थी और वर्ष किस वर्ष की गई थी, किस नदी पे कौन सा स्थल पड़ता है और वर्तमान में वो जगह कहाँ पड़ती है, इसके बारे में हमने आज क्लास की है। तो पहला जो आता है हड़प्पा सभ्यता का वो है हड़प्पा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज का पहला जो नगर है वो है हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर की खोज की थी और वर्तमान में यह जो जगह है वो मांटोगोमरी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। मांटोगोमरी जिला पंजाब के प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में सिंधु नदी के तट पर की गई थी, जो कि यह स्थल वर्तमान में लरकाना सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा जो स्थल आता है वह है सुतकगडोर। सुतकगडोर ऑरेल आइंस्टाइन ने 1927 में खोजा था, जो कि दास्क नदी पर है। और यह जो दास्क नदी है वो कहां पड़ती है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया सुतकगडोर सबसे पश्चिम में स्थित हड़प्पा नगर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट नगर आता है चंदोड़ो। चंदोड़ो जो है उसकी खोज गोपाल मजमूदार ने की थी 1931 में और यह सिंधु नदी पर है, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कालीबंगा। कालीबंगा की खोज बीके थापर ने और ब्रजवासी लाल ने की थी 1953 में, जो कि घग्गर यानी कि काल्पनिक सरस्वती नदी के किनारे पर है और यह हनुमानगढ़ी राजस्थान भारत में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका कोट दीजी, जो कि जिसकी खोज फजल अहमद ने 1953 में की थी और यह सिंधु नदी के तट पर है। और खेरपुर सिंध का एक जिला है खेरपुर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका रंगपुर। इसका नाम खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है रंगनाथ राव, जिन्होंने 1953-54 में महादर नदी के तट पर काठियावाड़ गुजरात में इस नगर की खोज की थी। इसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया क्षेत्र है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया क्षेत्र है, जो कि 1953-56 में खोजा गया और यह सतलुज नदी के तट पर है और यह रोपड़ आधुनिक रोपड़ पंजाब यानी कि भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है आपका लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी 1957 से 58 में, जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और यह गुजरात के अहमदाबाद
जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में, और यह यूपी में हिडन नदी पर स्थित है। और हिडन कहां पर बहती है? मेरठ यूपी में। नेक्स्ट आता है आपका बनवाली। बनवाली आपका आर एस विष्ट द्वारा खोजा गया क्षेत्र था। बनवाली आर के विष्ट द्वारा खोजा गया क्षेत्र था, जिसकी खोज 1974 में हुई और रंगोई नदी के किनारे पर है, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा की खोज आर एस विष्ट ने की थी और 1985 और 1990 में खोजा गया नदी स्थल था। कच्छ में कोई भी नदी नहीं बहती है, इसलिए नदी का नाम नहीं दिया गया है। और कच्छ कहां पड़ता है? भारत के गुजरात जिले, गुजरात प्रांत में पड़ता है। तो ये एक नजर में था आपका, एक बार नोट कर लो आप। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सुत्कगुडोर, चंदूड़ो, कालीबंगा, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनवाली और धौलवीरा। राखालदास दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, ओरेंस्टाइन, गोपाल मजूमदार, बीके थापर या ब्रजवासी लाल, फजल अहमद, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा, आर एस विष्ट और आर एस विष्ट। 1921 से 1990 तक, 1921, 1922 में और 1927, 1931, 1953, 1953, 1953, 1953, 56, 1957, 58, 1958, 1974 और 1985, 90। नदियों में आपका क्रम है सिंधु, दास, सिंधु, घग्गर, सिंधु, मादर, सतलुज, भोगवा, हिडन, रंगोई। और ये स्थान जो है आपके, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो कृपया मेरी बातों पर ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। मांटो गोमरी पंजाब पाकिस्तान, लड़काना पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, हनुमानगढ़ राजस्थान भारत, खेरपुर सिंध पाकिस्तान, काठियावाड़ गुजरात भारत, रोपड़ पंजाब भारत, अहमदाबाद गुजरात, मेरठ यूपी, हिसार हरियाणा, कच्छ गुजरात। तो ये प्रमुख स्थल थे। किन नदियों पर थे, कब इनकी खोज हुई, कौन खोजकर्ता थे और ये वर्तमान में जगह कहां पर है, ये इसके बारे में एक टेबल मैंने आपके सामने पेश किया है, जो कि याद करने के लिए बहुत आसान है। इसको 2, 4, 3 बार पढ़ो, इसको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक नगर के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, क्योंकि इन नगरों में से कुछ विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, इनकी स्पेसिफिक जो इनकी पहचान उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अगला टॉपिक जो आएगा हमारा, वो आएगा क्रम वाइज सभ्यता के नगरों के बारे में विवेचना करना, जिसमें हम उन स्थलों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए थे। एक एक नजर डालते जरा। पहला जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था, सिंधु घाटी नदी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था, वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा मैंने बताया कौन से कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। मांटोगोमरी जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज ये क्या कहां पर है, पाकिस्तान के मांटोगोमरी स्थित। 1921 में दयाराम खोज की थी। अब इसके बारे में एक और चीज है, हड़प्पा में स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वास्तिक चिन्ह कहां पर प्राप्त हुआ था, हड़प्पा के किस, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में प्राप्त हुआ था, तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। यहां पर 6 अन्नगार मिले हैं।
अन्नागार का मतलब जहां पर इमरजेंसी के लिए अनाजों का भंडारण किया जाता था, ताकि अगर कभी कोई विपदा आए, विपदा मतलब जैसे सूखा पहाड़ग्रस्त हो गया तो क्या हो गया, उस वहां से जो है अनाज जो है प्रयोग के लिए निकाला जाए। तो उस प्रकार के कितने अन्नागार मिले हैं? 6 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो कि ईंटों पे बने थे। ईंटों पर एक ईंटों का एक चबूतरा बनाकर अनाज रखते थे, ताकि सीलन ना आए, गले सड़े नहीं। ठीक है। इन जो अन्नागार के, प्रत्येक अन्नागार की लंबाई थी जो ये अन्नागार बनाए गए थे, उनके जो पैमाना था, लंबाई 15 मीटर से और चौड़ाई 6 मीटर। काफी बड़े बड़े अन्नागार थे, जहां फर्श की दरारों से यहां जब खुदाई हुई तो फर्श की दरारों से गेहूं के अवशेष मिले हैं। गेहूं के अवशेष मिले हैं और कुछ जौ के भी अवशेष मिले थे। तो ये आपका, और दूसरा और क्या मिला था यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर में और भी कुछ चीजें मिली थी, जिनमें से 2 कमरे वाला बैरक मिला, जो शायद यात्रियों या व्यापारियों के लिए रुकने का रुकने के प्रयोजन से बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, यहां से सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिला है। यहां पर कुछ मोहरें प्राप्त हुई है, जिसमें एक श्रृंगी पशु का चित्रण है। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग देखोगे, कभी एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो सची, मोहनजोदाड़ो में, तो उसमें दिखाया गया, हल्का फुल्का थोड़ी सी नजर डाली गई है कि किस प्रकार से सभ्यता थी, कैसे लोग व्यापार करते थे, किस प्रकार के कॉइन का प्रयोग, मोहरों का प्रयोग करते थे, और उन मोहरों में जो है किसका चित्र अंकित मिलता था। तो आप कभी देखोगे, फुल इंटरटेन मूवी है। तो यहाँ पर हड़प्पा जो नगर था, मांटोगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ। 6 अन्नागार मिले हैं और ये ईंटों के एक चबूतरे पर बनाकर रखे जाते थे। प्रत्येक अन्नागार की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर की थी। यहाँ फर्श की दरार से गेहूं के अवशेष मिले हैं और कुछ जौ के अवशेष भी मिले हैं। 2 कमरे का एक बैरक प्राप्त हुआ है, जो कि यात्री या व्यापारियों के लिए ठहरने के लिए के प्रयोजन से बनाया गया होगा। और मोहरें प्राप्त हुई है, जिसमें एक श्रृंगी पशु का चित्रण है। ठीक है। दूसरी नगर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नगर पड़ता है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का किला।
मृतकों का टीला। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, खोजा गया सबसे बड़ा नगर। खोजा गया सबसे बड़ा नगर, यहां की जो मोहरें प्राप्त हुई है, यहां पर जो मोहरें प्राप्त हुई है उसमें पुरुष देवता अंकित है। यहां से जो मोहरें प्राप्त हुई है उसमें पुरुष देवता अंकित है। उनके सिर पर 3 सिर है, 3 सींग। उनके सिर पर जो है 3 सींग है। उनके सिर पर 3 सींग है और वो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके चारों ओर हाथी, बाघ, हाथी, बाघ और एक गैंडा है। इनके चारों ओर जो ये इस मुद्रा, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, इनके 3 सींग बताए गए हैं। और इनके जो चारों ओर नीचे जो है वो कौन कौन से जानवर है? बाघ है, और क्या है? हाथी है और गैंडा है। और आसन के नीचे भैंसा और आसन के नीचे भैंसा और पांव पर 2 हिरण है। इस प्रकार की मुद्राओं में एक व्यक्ति अंकित मिले हैं इनको, जो कि पुरुष देवता के रूप में अंकित है और वो पद्मासन पे बैठे हैं। उनके नीचे जानवर कौन कौन से? हाथी और बाघ है, एक गैंडा है और पांव, आसन के नीचे भैंसा है और पांव पे 2 हिरण है। इसे शिव इसे शिव का अवतार माना गया है, जो कि पशुपति नाथ के नाम से पूजा गया है। और नेक्स्ट चलते जरा क्या क्या मिला है। सबसे बड़ी इमारत मिली है यहां पर, सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, यहां पर विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार मिला है जो कि 18 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। सात मीटर चौड़ा और 3.43 मीटर गहरा है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नानागार का प्रयोग जो है वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शायद स्नान करने के लिए या धार्मिक स्नानों के लिए किया जाता था, जहां पर बड़ी मात्रा में जो है लोग स्नान करने आते थे।
तो ये काल्पनिक कल्पना जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में आती है सभ्यता, और प्रागैतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में हमारे पास लिखित प्रमाण तो है, लिपि भी था, पर लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। जितनी भी हमारे पास ये जानकारी आई है वो किस आधार पर आई है? पुरातात्विक स्रोत पे आधारित आई है। पुरातात्विक का मतलब खुदाई के द्वारा भवन जो मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मृदभांड मिले हैं और जो धातुएं मिली है उसके आधार पर जो है इस सभ्यता की कल्पना की गई है। और कैसा नगर स्ट्रक्चर है उसके बारे में, किस प्रकार की क्या बोलते हैं ईंटों का प्रयोग किया गया, उस आधार पर जो है सभ्यता के बारे में कल्पना की गई है। तो ये एक सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि 18 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, और उसकी गहराई कितनी है? 2.43 मीटर की गहराई है। मोहनजोदड़ो से एक दूसरी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिला है। अन्नागार जहां पर अनाज रखा जाता था, जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। मीटर है। यहां पर जो मोहरें प्राप्त हुई है, मोहरों में एक तरफ तो आपका वो पुरुष मिला है जिसके 3 सींग थे, यहां पर एक मोहर और मिली है जहां पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली है। तो इस प्रकार की यहां पर चीजें पाई गई है। नेक्स्ट जो आता है आपका उस यहां पर एक सीप का पैमाना मिला है। यहां पर सीप का एक पैमाना मिला है और कांसे की नर्तकी मिली है। कांसे की नर्तकी मिली है और सूती वस्त्र के कुछ साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है हमारे को? मोहनजोदड़ो से हमें मिला है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और ये खोजा गया सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहरों पर पुरुष देवता अंकित मिले हैं। इनके सिर पर 3 सींग और पद्मासन पे बैठे हुए है ये। इनके चारों ओर हाथी, बाघ और गेंडे का चित्रांकन किया गया है, और आसन के नीचे भैंसा और पांव पर 2 हिरण मिले हैं जहां पर ये पद्मासन पर बैठे हैं। इसे शिव का अवतार जो कि पशुपति नाथ के नाम से पूजा गया है, उनका चित्र मिला है, क्या बोलते हैं, अंकन मिला है। दूसरा सबसे बड़ी दूसरी विशाल जो इमारत है वो स्नानागार मिला है, जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई कितनी है मिली है, और लंबाई चौड़ाई जो गहराई है वो 2.43 मीटर की है। दूसरी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार प्राप्त हुआ है और इसकी लंबाई है 45 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। मोहरों में जो है एक कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली है। कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली है, और सीप का एक पैमाना, कांसे की नर्तकी और सूती वस्त्रों के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका मोहनजोदड़ो के और बारे में कुछ जानकारियां थी। नेक्स्ट जो आपके पास नगर आता है वो आता है आपका कृपया ध्यान से सुने इस बात को। इस विषय में आप कभी भी अगर प्रैक्टिस सेट करोगे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई प्रैक्टिस सेट करोगे ऑनलाइन या
गूगल पे करोगे तो मुझे मैं पूरी गारंटी देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन बने होंगे इस टॉपिक से, एक भी इससे टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। नेक्स्ट आता आप आ जाओ आप कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। यहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि हल के प्रमाण भी मिले होंगे। जब खेत जुते हुए मिले तो हल के प्रमाण भी मिले होंगे, कृषि के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। दूसरे, यहाँ पर दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अलग अलग फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कुछ ऐसे स्थान भी होंगे जहां पर गेहूं की फसलें की जाती, जौ की फसलें की जाती, लेकिन यहाँ पर दो दो फसलों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ की एक बात और है, जो नगर थी, नगर में जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कालीबंगा में जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक है, जिस प्रकार के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में आपको जल निकास की व्यवस्था मिली है, यहां पर एक चीज और है, युगल शवाधान प्राप्त हुआ है। मतलब पुरुष महिला को साथ में जलाने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है मकानों में, ये जो मकान थे, पल्ले वाले दरवाजे मिले हैं। पल्ले वाले मतलब जो दोनों साइड से खुलते थे, ऐसे दरवाजे मिले हैं। और कालीबंगा में जो ईंट बनाई गई थी, कालीबंगा से जो ईंटें प्राप्त हुई है, ईंटें वह अलंकृत यानी कि सजाई हुई ईंटें प्राप्त हुई। ईंटें अलंकृत प्राप्त हुई है, और यहाँ पर अग्नि कुंड भी मिला है। अग्नि कुंड भी मिला है। कालीबंगा काले रंगों की चूड़ियां से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अलग अलग फसलों के साक्ष्य मिले हैं। नगर में जल की निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। युगल शवाधान यानी कि पुरुष महिला को साथ में जलाने के प्रमाण मिले हैं। मकानों में पल्ले वाले दरवाजे मिले हैं, और ईंटें मिली है जो कि अलंकृत मिली है। अलंकृत का मतलब सजी हुई, सजाई हुई ईंटें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आ जाओ आप नेक्स्ट जो नगर है वो आपका लोथल।
मैंने पहले बताया कब इसकी खोज हुई थी, किसने इसकी खोज हुई थी, किस नदी के किनारे पर है, कहाँ पर ये क्षेत्र है। अभी मैं आपको बताऊंगा। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहां पर जो है व्यापार होता था दूसरी सभ्यताओं के साथ, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, उनके साथ जो व्यापार के पैमाने पर प्रमाण है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अन्न पीसने की चक्की भी प्राप्त हुई है यहाँ से। अन्न पीसने की चक्की और युगुल शवादान, युगुल शवादान भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ फारस की मोहरें फारस का मतलब ईरान इराकी मोहरें प्राप्त हुई है। और साथ ही में यहाँ पर नाव के साक्ष्य, अग्नि वेदी के प्रमाण, नाव के साक्ष्य, अग्नि वेदी के प्रमाण मिले हैं और हाथी के दांत का एक पैमाना मिला है। हाथी के दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है। यहां से चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये लोथल से मिले हुए साक्ष्य है, इसको याद रखना है कौन कौन से साक्ष्य, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर क्वेश्चन आएगा युगुल शवादान कहाँ प्राप्त हुआ है, अगर कालीबंगा और लोथल आएगा तो सस्पेंस में हो, अगर कालीबंगा लोथल नहीं है तो आप आंख बंद करके इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। दूसरा, चक्की पीसने अन्न पीसने की चक्की लोथल से प्राप्त हुई है। ऐसे आपके साक्ष्य के साथ क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक एमसीक्यू टाइप का एक पेपर कर सकते हैं या ऑनलाइन पेपर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है आपका लोथल। नेक्स्ट जो आता है आपका चंदोड़ो। चंदोड़ो नगर। चंदोड़ो नगर की एक विशेषता यह है कि सैंधव संस्कृति के बाद जुकर और झांगर संस्कृति की यहां विकसित हुई थी। जुकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई थी।
ठीक है, ये चंद्रों की एक लोथल में क्या बोलते हैं, सॉरी, यहां मन के बनाने का कारखाना लिपस्टिक के प्रमाण, लिपस्टिक के प्रमाण, महिलाएं उस समय भी इतनी ही सजती धजती थी जितनी आप सजती धजती है। अब शक्लें पता नहीं कैसी होगी, लेकिन फिर भी प्रयासरत रहती थी कि हम जो है सुंदर दिखे। ठीक है, महिलाओं के बारे में अगर कुछ ज़्यादा बताऊंगा तो ऐसे ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन जैसा आदमी का बनावट होती है, फेस होता है, उस हिसाब से दिखना सही रहता है। अगर बाहर से आप लेप लगाते हो तो ये तो सबसे बड़ा जादू टोना है, मतलब आप शरेआम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो और किसी को नहीं। इसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं, यहां से जो मिले हैं। गुड़िया बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। गुड़िया बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है और साथ में कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। कांसे की बनी बैलगाड़ी। तो ये चंद्रूड़ से मिले कुछ अवशेष थे जिनके आधार पर चंद्रूड़ों के केंद्र की कल्पना की जाती थी। चंद्रूड़ों के बारे में बताया जा सकता है। नेक्स्ट मिला है हमारे को, नेक्स्ट जो नगर है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स चीजें हैं। नेक्स्ट आता है आपका रंगपुर। रंगनाथ राव ने जिसकी खोज की थी। रंगपुर, रंगपुर गुजरात के मांदर नदी पर स्थित है। मादर नदी पर स्थित है। यहां धान की भूसी के साक्ष्य है। एवं कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है। रंगपुर में क्या है, क्या मिला है, धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं, यानी कि यहाँ पर धान उपजाया जाता था। और साथ ही में क्या प्राप्त हुआ है, कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि यहाँ कच्ची ईंटों के बने हुए दुर्ग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और कहने, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में कच्छ के रण पर है। और गुजरात के कच्छ के रण पर कहां है, कच्छ में स्थित, कच्छ में स्थित कारगिल द्वीप पर, याद रखना,
कादिर द्वीप पर, कादिर द्वीप पर है। धोला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। धोलावीरा का मतलब है धोलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। सफेद कुआं। देखिए कुछ ऐसे फैक्ट हो गए जो कि नॉर्मली किताब में नहीं मिलते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो ध्यान से रखना, आप इसको याद रखना और लिखते रहना, लिख के जो इसको याद करना। यहाँ पर 3 नगर मिले, 3 प्रकार के नगर मिले हैं। यहाँ पर 3 भागों में बटा नगर प्राप्त हुआ है। 3 भागों में नगर प्राप्त हुआ है, जिसमें दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। दुर्ग में प्रशासन संबंधी अधिकारी रहते थे, जिसमें राजा, महामात्य, पुरोहित आदि लोग रहते थे। मध्यनगर में व्यापार कारोबार चलता था और निचला जो नगर था, ऐसा माना जाता है कि जाति प्रथा शुरू हो गई थी, तो निचले जो नगर में जो लोग रहते थे वो ऐसे लोग रहते थे जिनको नगर में प्रवेश करना वर्जित था, और अगर प्रवेश भी करते थे वो एक पैसे भी कंडीशन के साथ नगर में आते थे। कुछ लोग इतिहासकार मानते हैं कि वो अपने गले में कुछ ऐसी चीजें बांध कर जिसको बजा के वो नगर में प्रवेश करते थे, ताकि उनकी छाया ना पड़े किसी के ऊपर। तो इस प्रकार के नगर की व्यवस्था कहाँ पर मिली, हमें धोलावीरा में देखने को मिली है। यह भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहां पर हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ा घर मिला है। क्रीड़ा घर यहां से प्राप्त हुआ है। यहां पर न्योले के पत्थर की बनी हुई मूर्ति मिली है। ठीक है। जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बेहतर है। जल निकास की व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है जल निकास की धोलावीरा में। और यहाँ पर एक चीज और है, एक साइन बोर्ड मिला है नगर के गेट के बाहर लगा हुआ साइन बोर्ड। शायद उस पर कुछ नगर के लोगों के लिए कुछ मैसेज लिखा होता था। तो इस प्रकार का जो हमें वो मिला है यहाँ पर खुदाई के दौरान, तो साइन बोर्ड मिला है। यहाँ पर लाल, काला, पॉलिश, मृदुबांड प्राप्त हुआ है। लाल, काला, पॉलिश, मृदुबांड प्राप्त हुआ है, EPW प्राप्त हुआ है।
तो ये था आपके प्रमुख नगर जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। एक और स्थल है, एक और स्थल मिला है राखीगढ़ी, नवीन स्थल है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है और यह भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जो कि घग्गर नदी पर स्थित है। जो कि घग्गर नदी पर स्थित है। तो ये था आपके प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थलों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, जितने मुझसे हो सकती थी मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो, नोट करते हो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी और बताऊंगा। ये महत्वपूर्ण तत्व जो तथ्य वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। पहला, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान था नहीं, यहाँ लोग कांसे का प्रयोग करना सीख गए थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो 3+10 से मिलकर बनता है। कांसा किससे बनता है? 3+10 को मिलाकर कांसा बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। यहाँ के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटड़ा में घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अगर फैक्ट देखते हैं तो ये आप नोट कर लेना, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है जो कि तीनों जस्ता से मिलकर बनता है। घोड़े से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन एक्सेप्शनल है सुरकोटड़ा जहां पर लोग क्या है, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट फैक्ट बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट फैक्ट है आपका नेक्स्ट फैक्ट, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी स्रोतों के आधार पर भूमध्य सागर की भूमध्य सागर के प्रजातियों के
भूमध्य सागर की प्रजातियों से संबंधित माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी स्रोतों के आधार पर भूमध्य सागर की प्रजातियों से संबंधित माने जाते हैं। सैंधव वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल एवं गुलाबी रंग के थे। लाल एवं गुलाबी रंग के होते थे। लोथल से 1800 ईस्वी पूर्व के चावल के अवशेष प्राप्त हुए। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना ये फैक्ट। नेक्स्ट है, दास प्रथा का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। दुनिया में अगर व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद है तो जिन चीजों को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है उनमें से दास एक है। गुलाम बहुत प्यारे थे लोगों को और आज भी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो घर में जाके देख लीजिए कि बीवियों के डर के पति कैसे छुपे फिरते हैं और उनसे प्यार भी बहुत करती है। तो गुलामों को पालना जो है पहले बड़ा शौक होता था, जो सपाट। नेक्स्ट है, सैंधव वासी पासे का खेल और नृत्य। पासे का खेल और नृत्य इनके प्रमुख मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। गाय की मूर्ति सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुई है। गाय की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आने जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। टेराकोटा की ईंटें प्रयोग करते थे, मतलब भट्टी में पकाई गई ईंटों का प्रयोग वो लोग करते थे। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ तथ्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं देते हैं। तो इन सभ्यताओं के बारे में हमने आज पढ़ा कि कौन कौन से केंद्र थे, कहां पर पाए जाते थे, कब इसकी खोज हुई थी और किस नदी पर प्राप्त हुए थे। और थोड़ी सी हाईलाइट हमने दी थी कि जो विशेषकर नगर थे जहां पर विशेषकर चीजें मिली है उन पर हमने थोड़ा सा फोकस किया था ताकि इनमें से आए हुए क्वेश्चन आप गलत ना कर सके। देखो, क्रमबद्ध अध्ययन करना अच्छे स्टूडेंट की एक पहचान होती है। एक सही तरीका पढ़ाई का होता है कि आप क्रॉनिकल रूप से जो है स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि आज ये पकड़ लिया, कल दूसरा पकड़ लिया, परसों कुछ और पकड़ लिया।
चौथ को उसी सब्जेक्ट का कोई और चौथा चैप्टर पकड़ लिया, बीच में से आपने छोड़ दिया। क्रमिक अध्ययन करो, बोर नहीं होना है, बोरियत फील नहीं होने देना, ठीक है। बोरियत फील होगी तो कभी सोते हुए माँ बाप का चेहरा देख लेना, वो कितने खुश होते हैं अपने कार्य से। और जो स्ट्रगल करने के बाद खुश होते हैं वो, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनसे क्या है कि हमें उम्मीदें मिलती है कि ये भी, कि सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, स्टूडेंट हमसे उम्मीद लगाए बैठते हैं, ठीक है। और हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे सरकार से कि कोई पोस्टें तो दे दे ताकि बच्चों का जो है भविष्य सुधर सके। जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है समाज में, नशा, ये सब चीज़ें, तो उससे बचाने के लिए क्या है कि जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही तो गलत कामों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर नौकरियां होती तो बच्चा नौकरी के लिए प्रयास करता, बिजी रहता, कोई लाइब्रेरी बैठता, कोई घर में पढ़ाई करता, कोई कहीं करता। पोस्टें नहीं आ रही है, नौकरियां नहीं आ रही, तो बच्चा क्या है कि गलत कामों की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन डिमोरलाइज नहीं होना है, आज नहीं तो कल चीज़ें बदल जाती है, चीज़ें बदल रही है धीरे धीरे। तो ये आज का टॉपिक था। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना सकूं। मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलता कि जो इरिलेवेंट हो, जो रिलेवेंट होती है उन्हीं चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ। मैं इसी चीज़ को मानता हूँ। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि किस लोग की मान्यता थी, लोगों की किस प्रकार से लोग रहते थे, किस प्रकार के लोगों की वेशभूषा थी। धन्यवाद।